हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे टॉपर नोट्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। ये हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले इस चैप्टर के मैंने 3 पार्ट को आपको प्रोवाइड कर दिया है सभी टॉपर नोट्स के साथ। मुझे आशा है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। इससे पहले यानी कि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको मानव विकास सूचकांक और आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति, ये सभी बातें मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति क्या होता है। और आज की इस नए वीडियो में हम उन टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के एकदम गारंटी रहता है अधिक से अधिक। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि समावेशी विकास क्या होता है। उसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। उसके साथ जानेंगे कि सतत विकास क्या होता है और कुछ छोटे छोटे पॉइंट जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को पहले इसमें हमारा टॉपिक है समावेशी विकास। समावेशी विकास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर आर्थिक विकास से क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको आर्थिक विकास बता दिया है। आर्थिक विकास से क्या होता है यानी किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय से होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि जिससे देश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर पड़े उठे, उसे क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। तो देखिए, हमारा इसमें समावेशी विकास में एक आर्थिक विकास आया है, इसीलिए मैंने आपको एक बार फिर से दोहरा दिया। यदि आपको नहीं याद है कि आर्थिक विकास क्या होता है तो सुनकर याद कर सकते हैं, अन्यथा अपना नोट्स को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया या पद्धति से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊपर पड़े उठे यानी कि ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। और इसके जस्ट पिछले यानी वीडियो में आया था आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में क्या था, वो में राष्ट्रीय आय और तथा प्रति व्यक्ति आय से जो भी दीर्घकालीन वृद्धि होती थी और उससे जो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता था तो उसे आर्थिक आय था। इसमें क्या है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया यानी कि आर्थिक विकास के ही है, यानी राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय से होने वाले दीर्घकालीन वृद्धि जिससे समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊपर पड़े ऊंचा हो यानी कि उठे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे क्या बोलेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। कब कहेंगे, जब समाज का कोई वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहेगा, तब उसे क्या बोलेंगे, विकास की इस प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। यानी सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, समावेशी विकास हम लोग कहेंगे। आज जब क्या होगा कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय से होने वाले दीर्घकालीन वृद्धि होगा तो वो क्या कहलाएंगे, हमारा वो कहलाएगा आर्थिक विकास कहलाएगा। देखिए, अब इसमें एक हम लोग समझते हैं कि नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत में 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास रखा गया। तो देखिए, आपसे क्या पूछेगा कि भारत में 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था आर्थिक विकास का, आर्थिक प्रगति का, समावेशी विकास का, इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छी तरह से अध्ययन किए रहिएगा नोट्स को, तो वहाँ से 1 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं कि भारत में 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था, समावेशी विकास रखा गया था। क्लियर है। अब देखिए, इसमें अगला एक टॉपिक है नोट्स के ही माध्यम से कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1901
1991 से 1956 तक चला था, यानी 1991 से 1956 तक चला था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था, तो 1951 को। और देखिए इसमें तीसरा नोट्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950। आपको याद होगा, नहीं याद हो तो फिर से सुन के याद कर लीजिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950। ये काफ़ी भी आई है, ठीक है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अभी यानी पीएम कौन है, तो नरेंद्र मोदी। अब इसमें है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपके बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। इसका पदन अध्यक्ष यानी इसका अध्यक्ष सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वही सब होते हैं। कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या अध्यक्ष। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इतना टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं इसके अगले। देखिए इसका अगला टॉपिक हमारा है सतत विकास। सतत यानी कि लगातार का विकास। सतत यानी लगातार, यानी सतत यानी क्या होता है, लगातार होता है, तो वही है सतत विकास। तो सतत विकास का आखिर अर्थ क्या होता है, तो देखिए सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, यानी लगातार रह सके, जो लगातार रह सके, टिकाऊ रह सके, ऐसे विकास को हम लोग सतत विकास कहेंगे। तो ये छोटा मोटा परिभाषा हुआ, इससे 1 नंबर आपके मिलेंगे। ये इसका अर्थ पूछेगा तो लिखना होगा कि ऐसा विकास जो लगातार जारी रह सकता है। क्या हो सकता है, लगातार जारी रह सकता है, यानी जो टिकाऊ रह सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, सतत विकास कहेंगे। असतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जा सकता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस विकास में वो केवल वर्तमान पीढ़ी को नहीं बल्कि उसके आने वाली भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है, तो सतत विकास में ऐसा होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को याद रहेगा। उसके बाद देखिए इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो विकास की वह प्रक्रिया क्या है, एक प्रकार का विकास है। सतत विकास यानी लगातार विकास हो रहा है, लगातार विकास कर रहा है, जो जारी रह सकता है, ठीक है। तो विकास का प्रक्रिया जिसमें उपलब्ध संसाधनों, जो भी आपके संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि, इससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं, जो भी हम लोग वर्तमान में हैं उसकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके, और साथ ही आने वाली पीढ़ी की उसकी पीढ़ी की जो भी उसके हितों में उसके समझौता नहीं करना पड़े, यानी उनके पक्ष में समझौता नहीं करना पड़े, ये आपको ये उपयोग करने का नहीं मिलेगा। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे संसाधन को बोलेंगे सतत विकास संसाधन। ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे, सतत विकास संसाधन। एक बार फिर से समझिए, विकास का वह प्रक्रिया जिसमें उपलब्ध संसाधनों का जैसे कि कोयला, गैस, पेट्रोलियम इत्यादि से वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी की जा सके और साथ ही भावी पीढ़ी के हितों से समझौता नहीं करना पड़े, ऐसी विकास को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसी विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं। क्लियर है। ये हमारा टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सतत विकास क्या होता है। तो अब हम लोग इसमें समझेंगे कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। कौन करता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का है या सतत विकास का है। तो इसका जो
कार्य है योजना आयोग का है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च, याद रहेगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, और साथ ही साथ आपके NCERT में भी ये प्रश्न दिया है, इसीलिए VVI प्रश्न है, आपको रट जाना है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है? देखिए अब है इसमें योजना आयोग में 8 सदस्य हैं, यह भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया कि योजना आयोग में कितने सदस्य हैं। तो देखिए योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। क्लियर है? अब देखिए हम लोग इसमें समझते हैं एक विशेष टॉपिक जो आपका दूसरा पार्ट का एकदम आधार बनने वाला है। देखिए एक टॉपिक छूट गया था, वो हमारा था आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्थिक विकास क्या होता है। आपको मालूम है कि आर्थिक विकास से क्या होता है? नहीं मालूम है तो एक बार फिर से सुनिए। किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय से होने वाले दीर्घकालीन वृद्धि जिससे देश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर पड़े उठे तो उसे क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास बोलेंगे। तो आर्थिक विकास के कौन कौन से माप हैं और कौन कौन से इस सूचकांक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए राष्ट्रीय विकास की माप जो है वो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है। ये आपका अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 में आने वाला है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए हर साल बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में भी इससे प्रश्न आते हैं कि बीमारू का सदस्य इनमें से कौन नहीं है। आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले बीमारू, इसमें देखिए कई राज्य हैं। बिहार हैं, BI से बिहार हो गया, और M से मध्य प्रदेश हो गया, और A से आसाम हो गया यानी असम हो गया, और R से राजस्थान और U से UP हो गया। देख लीजिए बीमारू राज्य के सदस्य में कौन कौन से सदस्य आते हैं। तो आपके पुराने आंकड़े के अनुसार सबसे निचले सदन में बिहार है। कौन है? निचले सदन में बिहार है, बीमारू राज्यों का सदस्य है। मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्यों का सदस्य है। उसके बाद असम भी बीमारू राज्य का सदस्य है, और ये राजस्थान भी बीमारू राज्य का सदस्य है, और UP भी बीमारू राज्य का सदस्य है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग समझते हैं इसमें एक और विशेष टॉपिक, आधारिक संरचना यानी कि आधार यानी कि क्या होता है इसका बेस। आधारिक संरचना यानी कि आधारिक ढांचा, आखिर इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। आधारिक संरचना किसी चीज़ का आधार, जैसे कि मान लीजिए एक घर को खड़ा करने के लिए उसका आधार चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, उसी प्रकार एक है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं? आपके NCERT का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में भी 2 नंबर के लिए शायद पूछा गया है किसी न किसी वर्ष। तो आधारिक संरचना को समझ लेते हैं कि आधारिक संरचना क्या होता है। देखिए आधारिक संरचना का मतलब है कि आधारिक ढांचा, उसका ढांचा कैसा है यानी कि उसका बनावट कैसा है। देखिए आधारिक संरचना का मतलब होता है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायता होते हैं। क्या सहायक होते हैं? आप सभी आर्थिक विकास बार बार आ रहा है, इसीलिए आप लोग आर्थिक विकास को थोड़ी सी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आधारिक संरचना का मतलब होता है उन सभी सुविधाओं से है जो देश के सेवाओं या देश के सेवाओं में के लिए क्या हो सहायक हो। तो देश के लिए सेवाओं में जो सहायक होता है उसे क्या बोलेंगे? आधारिक संरचना बोलेंगे। वे सभी तत्व जैसे कि हो जाएगा बिजली, ये क्या है हम लोग के लिए उपयोगी है। उसके बाद परिवहन हो गया, उसके बाद परिवहन संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। ये आर्थिक विकास के आधार हैं, इसी से देश का विकास होता है। इसी का देश से क्या होता है? देश का विकास होता है। तो उस देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे कि हो गया बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? आधारिक संरचना है यानी आधार है किसी भी देश को विकसित करने के लिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी आधारिक संरचना के बारे
बारे में समझ गए होंगे कि आधारिक संरचना आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें समझते हैं। नोट में एक इम्पोर्टेंट बात लिखा गया है कि किसी देश का आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जिस देश में बिजली होगी, परिवहन होगी, संचार होगी, बैंकिंग होगी, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, अस्पताल होगा, वह देश क्या होगा, आर्थिक रूप से क्या एकदम मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो उसका उद्देश्य भी विकसित होगा, और जब देश विकसित होगा तो उसमें के आदमी भी विकसित होंगे। तो देखिए इसका अर्थ है कि किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी महत्वपूर्ण उसमें रोल होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा यानी जितना अधिक विकसित होता है, जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक क्या होता है, विकसित होता है। यानी आधारिक संरचना जितना ही विकसित होगा वह देश उतना ही विकसित देशों के श्रेणी में आएगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी को आधारिक संरचना समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपको इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी टॉपर नोट्स के माध्यम से आपको नोट्स तैयार कराए जा रहे हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये सभी नोट्स आपके बोर्ड परीक्षा के साथ भी और बोर्ड परीक्षा के बाद भी काम आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।